जब आपका पहला बच्चा बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेडिसिन से हो गया और दूसरे बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ रही है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। सब कुछ ठीक है, मेरे लाइफ में सब सही चल रहा है, मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है। ये अगर आपके मन में है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता क्या है, उसके कारण क्या है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली तांबे, IVF एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। पिछले 12 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जिनको फर्स्ट बेबी तो बहुत स्मूथली हो जाता है, किसी डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मैं बहुत बार पेशेंट्स को बोलती भी हूँ, प्रेगनेंसी ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके शरीर में सब कुछ ही ठीक है तो ये नेचुरली ही होना चाहिए। अगर सेकेंड बेबी नहीं हो रहा है अभी तो डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है जो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिसमें लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगी, आपको वो सेकेंड बेबी होने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो क्या होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी? पहला बेबी आसानी से हो गया बिना किसी मेडिसिन के, लेकिन कई कोशिशों के बाद सेकेंड टाइम आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आइए देखते हैं इसके कारण। बेसिकली अगर पहला बेबी प्लान करते वक्त ही आपकी एज ज़्यादा है एंड अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी थोड़ा और लेट से प्लान कर रहे हो, ऐसे में महिला के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। एज वाइज अंडादानी में जो अंडे होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है एंड वो एक मेजर रीज़न है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। ऑल्सो आपके शरीर में जो पहले प्रॉब्लम्स थे, जो आपके कम एज में प्रॉब्लम्स भी छोटी थी, लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ी सेम प्रॉब्लम्स आपके बढ़ गए। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, एंडोमेट्रियोसिस है, अगर आपके यूट्रस में छोटा सा फाइब्रॉइड था, एडेनोमायोसिस था, वो आपके एज के अनुसार बढ़ते रहते हैं एंड जैसे आपकी एज बढ़ती है ये प्रॉब्लम्स बड़े हुए होते हैं। इसलिए मेरी सलाह होती है कि 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। 3 to 4 ईयर्स ये मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। ऑल्सो आपके एज के अनुसार कुछ ऐसे हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिसीजेज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये बढ़े हुए रहते हैं एंड ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अधिक मात्रा में वजन बढ़ना, ये भी कहीं तो भी आपके फर्टिलिटी को हैम्पर करता है और सेकेंड टाइम कंसीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से बहुत सारी महिलाएं होती है जिनमें पहले तो फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होती है, लेकिन बाद में जाके सेकेंड बेबी के वक्त हम जब उनके टेस्ट करते हैं तो उनकी ट्यूब्स ब्लॉक पाई जाती है। उनके एंडोमेट्रियम के इश्यूज आ सकते हैं कि एंडोमेट्रियम प्रॉपर से नहीं बढ़ रहा है। ये सारे कारण हैं कि आपको सेकेंड टाइम कंसीव करने में दिक्कत दे सकते हैं। अब अगर हम पुरुषों का बोला जाए तो पुरुषों में भी स्पर्म काउंट अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बढ़ती उम्र के साथ ये सारी चीज़ें अच्छी रहे। पहले ये माना जाता था कि पुरुषों की एज कितनी भी हो फर्टिलिटी वैसे ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंट जो स्टडीज़ है उसके अनुसार स्पेशली आफ्टर कोविड स्पर्म पैरामीटर्स में काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं। स्पर्म काउंट कम होना, उसकी मोटिलिटी कम होना, मॉर्फोलॉजी खराब होना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, एक्सेसिव स्ट्रेस, स्मोकिंग, एक्सरसाइज की कमी, इन वजहों से स्पर्म की क्वालिटी कहीं तो भी खराब होते हुए नज़र आ रही है और वो भी एक कारण हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। पुरुषों में भी एज के अनुसार डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स आते हैं। ओबेसिटी की वजह से अगेन वन ऑफ द रीजंस कि आपका स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हो गया, DNA फ्रैगमेंटेशन बढ़ गया और उसके कारण सेकेंड टाइम कंसीव करने में आपको दिक्कत आ सकती है। सो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक्सेप्टेंस मोड। एक्सेप्टेंस मीन्स कि नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, 1-2 साल से ट्राई कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। आप एक अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से, और दोनों के इन्वेस्टिगेशन होना उतना ही ज़रूरी है। जब एक लेडी हमारे पास आती है जिनको सेकेंड टाइम बेबी नहीं हो रहा है तो हम पहले उनका डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उनका एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में उनका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि उनके ओवरीज कैसे हैं, ओवरीज में कितने अंडे हैं, उनका AMH क्या होगा, उसका हमें एक आइडिया आ जाता है। यूट्रस कैसा है, उसमें कोई स्वेलिंग है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियम कैसा है,
एंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई कितना है, ये असेसमेंट हम करते हैं। ट्यूब्स जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आते। ओनली एबनॉर्मल एंड वाटर से भरे हुए ट्यूब्स ही अल्ट्रासाउंड में दिखाई देते हैं। तो ट्यूब्स के लिए एक अलग टेस्ट होता है जिसका करने का भी एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक में क्लिक कीजिए और डिटेल में इस वीडियो को जानिए। सो बेसिकली ट्यूब्स चेक करने के लिए आपको हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, सलाइन सोनोग्राफी या लैप्रोस्कोपी द्वारा ही आप अपने ट्यूब्स देख सकते हो। नाउ हार्मोनल इवैल्यूएशन भी उतना ही ज़रूरी है। आपका थायराइड हार्मोन कैसा है, आपका प्रोलैक्टिन कैसा है, AMH नाम की जो टेस्ट है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली आपके ओवरी में कितने अंडे बाकी है, मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, ये हमें पता चलता है। इस तरह से हम किसी भी लेडी को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ इवैल्यूएट करते हैं। पुरुषों के लिए बेसलाइन जो टेस्ट होती है वो होती है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस मतलब धातु परीक्षण। 2 या 3 दिन का एब्सटिनेंस रख के उसके बाद सीमेन सैंपल देने के लिए एडवाइस किया जाता है। सीमेन सैंपल में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी कितनी है, सीमेन का वॉल्यूम कितना है, pH कितना है, ये सब डिटेक्ट किया जाता है। ये सारे रिपोर्ट्स जब हमारे हाथ में आते हैं तब हमें पता चलता है कि आप क्यों कंसीव नहीं कर रहे हो और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आइए जानते हैं क्या हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका ओवेरियन रिजर्व थोड़ा सा कम है लेकिन आपके ट्यूब्स ओपन है, सीमेन सैंपल नॉर्मल है, ऐसे केस में हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपके ओवरी में एक अंडा बड़ा हो, मैच्योर हो, इस तरह से आपको मेडिसिन दिए जाते हैं। अंडा फूटने के बाद आपको नेचुरली ट्राई करने के लिए एडवाइस किया जाता है। कम से कम 3 से 4 महीने आपने नेचुरली ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है तो आपको IUI की सलाह दी जाती है। IUI का एक डिटेल वीडियो है, आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ कोई मेजर फैक्टर्स नज़र आते हैं, जैसे आपका सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गए हैं, स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुआ है, काउंट बहुत कम है। ऐसे केस में आपको IVF की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे पेशेंट डिनाइल मोड में होते हैं कि सब कुछ ही पहली बार ठीक हुआ, मुझे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, अब मैं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करूं। तो उसके पीछे कारण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बोनस टिप इसमें देना चाहूँगी, आप एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ मी, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर इट एंड मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। मतलब जो सही आपके प्रॉब्लम के अनुसार अगर ट्रीटमेंट आपको एडवाइस कर रहे हैं तो आपने उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आइए देखते हैं क्या होगा सोल्यूशन आपके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। सेकेंड पॉइंट है कि आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्हाटएवर मेडिकेशन आपको दिए गए हैं हार्मोनल करेक्शन के लिए, एग क्वालिटी के लिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए, वो आप फॉलो कीजिए। मेरा थर्ड पॉइंट होगा कि अगर आपको ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग एंड नेचुरली ट्राई करना है तो 3 to 6 मंथ आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप वो फॉलो कीजिए। आपका फोर्थ पॉइंट होगा कि अगर IUI आपको एडवाइस किया गया है तो आप 2 से 3 साइकिल IUI कीजिए। एंड आपके केस के अनुसार फिफ्थ पॉइंट है कि अगर IVF की सलाह आपको दी गई है, आपको अगर मेजर एबनॉर्मेलिटी है जैसे कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी स्पर्म के क्वालिटी में, एंडोमेट्रियोसिस, तो आप अपनी IVF की जर्नी शुरू कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ऐसे कपल्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।